तो हेलो बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11th के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। हो सके तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि इसमें 100% जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यानी इस बार आने वाले सवाल है। तो आप एग्जाम से पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। और बच्चों, आप सब मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th में है और इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए। वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल यहाँ पे क्या है। पहला सवाल आप यहाँ हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला ही सवाल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है और बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल आप देखिए बच्चों, क्या दिया गया कि हमें प्रथम होमोडिस का साक्ष्य जो है मिलता है। तो पहले सबसे पहले जो है होमोडिस का साक्ष्य जो है मिलता है वो कितने ईस्वी पूर्व जो है मिला है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी दिया गया है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, और ऑप्शन सी है 10 मिलियन वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले होमोडिस का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। और बच्चों, आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी में जो है नोट करते जाइएगा। और बच्चों, अगर आपको जो है नोट करने में जो है दिक्कत हो रही है, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के जो है आप एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है क्लास 11th के बैच में जो ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको पीडीएफ कंटेंट, वीडियो कंटेंट और जो है आने वाले जो गेसेस को सवाल रहेंगे उसका पीडीएफ मिलेगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा, हर एक कंटेंट आप लोग को वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द जो है आप क्लास 11th वाले बैच में ज्वाइन हो जाइए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। उद्भव मतलब उत्पत्ति, है ना। ये कह रहा है कि कहता है कि इसमें साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है, उद्भव यानी उत्पत्ति हुआ है, वो किस महादेश में हुआ है, किस महाद्वीप में हुआ है। तो भाई यहाँ पे आप ऑप्शन की ओर बढ़े तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया एशिया में, पहला दिया है एशिया में, दूसरा दिया है यूरोप में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है होमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है ना बच्चों, वो उद्भव जो हुआ है वह अफ्रीका से हुआ है ना, अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सटीक व सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और देखिए, मेसोपोटामिया से रिलेटेड भी आपका एग्जाम में सवाल इस बार आएगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम देख लिए छोड़ दिए, चलो भाई एक बार देख लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं, आपको बार बार रिवीजन कर लेना है। अगर आपको बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, बेहतर अंक लाना है, तो आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक जो है एकदम कान खोल कर एकदम जो है दिमाग में खोस लीजिए कि आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, रिपीट आपको करते रहना, हर एक सब्जेक्ट को बराबरी से इक्वली तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल कह रहा है बच्चों कि कौन औजार बना सकते हैं। तो कौन औजार बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया होमोनिड, ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है वन मानुष, ऑप्शन डी दिया गया होमोनाइड। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि होमोनिड ही जो है, होमोनिड्स जो है ना वो जो है औजार बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, होमोनिड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको एकदम फटाक से जो है दिमाग में रख लीजिए, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए जो है चौथा नंबर दिया गया है बच्चों। सवाल कह रहा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए ये सवाल कई बार रिपीट हो रहा होगा। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए ना, सब में आप देख सकते हैं कि ये वाला सवाल है, सब में ये सवाल जो है रिपीट हुआ है। तो सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो भाई ये कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने, तो चार्ल्स डार्विन। तो भाई ऑप्शन नंबर ए जैसे देखोगे चार्ल्स डार्विन,
फटाक से जो है टिक मार लीजिए। चार्ल्स डार्विन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे कहता है कि मेसोपोटामिया की पहली जो है ज्ञात भाषा क्या थी। देखिए मेसोपोटामिया से रिलेटेड मैंने कहा था ना कि एग्जाम में आएगा, तो मेसोपोटामिया से रिलेटेड जैसे ही आपको देखेगा भाई दिमाग में आए तो आपको मेसोपोटामिया के रिलेटेड हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे क्या बच्चों की मेसोपोटामिया की जो है पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो क्या पहली ज्ञात भाषा देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है क्या है जो है अरयमाइक है, ऑप्शन बी दिया गया है समेरियन, ऑप्शन सी दिया गया है अवकादी, ऑप्शन डी दिया गया है इमीरियन। तो यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहा है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेरियन। याद रखिएगा बच्चों सिमेरियन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल अरे भाई कहाँ गया, चलो यहाँ पे देखो छठा नंबर जो सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से जो है प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। यहाँ पे देखिए प्राचीनतम सभ्यता जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राचीन सभ्यता में मिस्र, चीन, सिंधु घाटी और जो है मेसोपोटामिया। तो ये जो प्राचीनतम स्थल है ना, प्राचीनतम सभ्यता, तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी है, प्राचीनतम है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया, सवाल जो है 7वां नंबर दिया गया, मेसोपोटामिया की जो है आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। देखिए आरंभिक सभ्यता, देखिए यहाँ पे इसकी ज्ञात भाषा है ना, याद रखिएगा मेसोपोटामिया की जो ज्ञात भाषा थी बच्चों वो क्या था, वो बच्चों था सुमेरियन। क्या था बच्चों, सुमेरियन जो है ये ज्ञात भाषा है और ये भी जो एक सभ्यता है ना, एक सभ्यता से ली गई है। तो ये जो कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी, यानी कि सबसे शुरुआती, जब मेसोपोटामिया जो है शुरुआत हो रहा था तभी कई जो है ये जो है सभ्यता थी। कौन सी, सुमेरियन सभ्यता। याद रखिएगा सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। एकदम कोई जो है कोताही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम फटाक से जो है इसको मार लीजिए। याद रखिएगा मेसोपोटामिया के पहली जो है भाषा जो है क्या थी, तो भाई सुमेरियन भाषा थी। और मेसोपोटामिया की पहली यानी आरंभिक सभ्यता कौन सी, सुमेरियन सभ्यता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है 8वां नंबर, सवाल कहता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई है। मैंने कई बार बताया है, कई बार मैंने बताया है। तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन दिया गया दलजा, ऑप्शन बी दिया गया फरात, ऑप्शन सी दिया गया है नील और ऑप्शन डी दिया गया दलजा फरात। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई है, डेवलप हुई है, किस रिवर के जो है निकट यानी कि तट पर जो है ये विकसित हुआ है, डेवलप किया गया है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह जो है दलजा फरात नदी के तट पर जो है वह क्या है बच्चों, वो जो है नदी के किनारे या तट पर जो है विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 9 यहाँ पे देख सकते दिया गया बच्चों। सवाल कहता है कि वह कौन सा जो है प्राचीन साम्राज्य था, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, जो 3 महादेशों में जो है पूरी तरह से अपना जो है विरासत जमाई हुई थी, पूरी तरह से विकसित किया हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है रोम साम्राज्य, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन सी दिया गया है यूनानी साम्राज्य और ऑप्शन डी दिया गया है यायावर साम्राज्य। तो याद रखिए बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि रोम साम्राज्य जो था ना, वो रोम ऐसा साम्राज्य था जो कि प्राचीन साम्राज्य में से एक ऐसा था जो कि 3 महादेशों में अपना जो है स्वराज जो है फैलाया हुआ था। तो रोम साम्राज्य जिसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्या दिया गया, सवाल नंबर जो है 10 देखिए दिया गया है कि रोम साम्राज्य की जो है मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की, याद रखिए रोम साम्राज्य रहेगा या रोमन साम्राज्य, इसको आप लोग अच्छे याद रखिएगा। ये अधिकतर सवाल पूछा जाता है रोमन, है ना, रोमन साम्राज्य याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर रोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य एक ही होता है, क्या नहीं, अलग अलग है। तो रोमन साम्राज्य अलग है और रोम साम्राज्य अलग है। तो याद रखिए बच्चों यहाँ सवाल क्या है, रोमन साम्राज्य की जो है मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी बच्चों वह था वो लैटिन भाषा, याद रखिएगा लैटिन भाषा थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है। सवाल नंबर 11 कहता है कि सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन किस सदी यानी किस ईस्वी में जो है ईसाई बना। तो सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन जो है वो किस सदी में जो है अपने आप में धर्म परिवर्तन किया था, है ना, वह जो है वो क्या था, ईसाई जो है बना था, यानी ईसाई धर्म को जो अपनाया था। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी सदी में, या चौथी ईस्वी में या चौथी सदी ईस्वी में जो है उन्होंने जो है यानी कि ये जो अपना धर्म निरपेक्ष करके जो है यानी धर्म का परिवर्तन करके जो है वो क्या ईसाई बना था, ईसाई में जो है वो कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर दिया गया बच्चों। सवाल कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में जो है किससे निरंतर जो है युद्ध करना पड़ा था। तो याद रखिएगा विदेशी बर्बर के जो है वो जो है के जो है विपक्ष में, है ना, याद रखिएगा विदेशी बर्बर के विपक्ष में तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को जो है मध्य यूरोप में जो है ये जो है इसके नियंत्रण, याद रखिएगा किसके नियंत्रण पे, तो यहाँ विदेशी बर्बर के नियंत्रण पे जो है युद्ध करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में अभी तक नोट नहीं कर रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कॉपी में आप इसको नोट भी करते रहिएगा और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स का अब जो है मात्र 3 महीने का ही समय बचा हुआ है और 3 महीने के अंदर आप लोगों को बहुत ही ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, बेहतर मेहनत करना है ताकि आप लोगों का बेहतर रिजल्ट आ सके, बेहतर आप लोगों का जो है मार्कशीट बन सके। भाई अब मान के चलिए सिर्फ पास मार्क्स ला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कम से कम चाहिए भाई 80 से 90% अगर रिजल्ट आएगा तब ना वाहवाही होगा कि भाई हाँ बच्चा जो है पढ़ा था, बच्चा मेहनत किया था, तभी जो है 90% जो है रिजल्ट लाया है। तो भाई 3 महीने जो बचे हैं इसको जब हम पूरी तरीके से जो है झोंक दीजिए अपनी तैयारी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया मेरे सिस्टर मेरे भाई जितने भी हैं, देखिए दिया गया है, कहता है कि अशोक के अभिलेख में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो पहला है कश्मीरी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अरामेइक और ऑप्शन डी दिया गया है अरबी। देखिए अरामेइक यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे अशोक का अभिलेख, तो अशोक का अभिलेख जो है वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड ही है। तो मेसोपोटामिया के प्रथम में था सुमेरियन, तो सुमेरियन से रिलेटेड था अरामाइक, तो इसी से क्या हो जाएगा बच्चों, अशोक के अभिलेख में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा कि अरामेइक भाषा का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है सवाल कहता है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को, याद रखिएगा ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस बार भी आने वाले हैं। तो सवाल कह रहा है कि इस्लाम के उदय के बाद जो है ईरानी मुसलमानों को जो है वो जो है क्या कह कर संबोधित किया जाता था। देखिए इस्लाम के उदय होने के बाद जो है जो ईरानी मुसलमान थे ना, जो ईरानी मुसलमान थे उनको जो है बच्चों क्या कहते हैं, मवाली, यानी याद रखिए उनको जो है मवाली कह करके जो है संबोधित करते थे, उनको जो है मवाली कहकर पुकारा करते थे। याद रखिएगा यह सवाल क्या है और आपको याद रखना है, याद रखिएगा बच्चों इस्लाम के उदय के बाद जो ईरानी मुसलमान थे उनको जो है मवाली कहकर संबोधित किया करते थे। तो मवाली ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण पुराण कौन सी शताब्दी का है। तो देखिए पहला है शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या पहली शताब्दी। तो देखिए सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से कुरान तैयार हो गया था, यानी संपूर्ण कुरान जो है कौन सी शताब्दी का है, तो याद रखिएगा बच्चों 9वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया 16वां नंबर सवाल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के जो है किस कबीले से संबंध रखते थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यह समझिए इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हजरत मोहम्मद साहब है अरब जैसे पूछेगा तो अरब जैसे कहेगा ना, याद बट्टू बट्टू बट्टू, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे किस कबीले के संबंध थे, तो वह बट्टू उस कबीले के संबंध थे, है ना, बट्टू कबीले से जो है संबंध रखते थे। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया है बट्टू, है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि मंगोल तो है ना, मंगोल तो अगर मंगोलिया वाला हुग तो नहीं होगा, तो ये जो है फेमिनिस्ट ये भी नहीं होगा, तो ये आपका बट्टू जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कहता है कि यायावर का अर्थ है, तो यायावर का अर्थ का मतलब क्या होता है, यायावर। अब यहाँ पे देखिए हम उच्चारण आपको यहाँ पे करवा के देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है याया, है ना, यायावर, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि घूमते रहना। अब देखिए अपने जीवन काल में जैसे कि हमारी उम्र मान के अभी जो भी है, अब जो है कुछ समय के बाद जो है कुछ निश्चित आयु के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से जो है यहाँ से विदा हो जाएंगे, ताकि हम आप लोग हर कोई किसी को जो है यहाँ से जाना है।
तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने जीवन क्या है स्टेबिलिटी में जो है गुजार रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो है यहाँ पे मकान है, यहीं पर हम लोग रह रहे हैं, बचपन से लेकर यहीं पर जो है जब बुढ़ारी तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, है ना। तो ये रह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है यायावर का ये अर्थ होता है ना बच्चों, ये जो है घूमते हुए रहना, यानी कि इसकी जीवन काल जो होता है वो घूमते घूमते जो है इसके बीत जाती है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, घूमते घूमते रहता है, यानी कि ये क्या घुमक्कड़, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, है ना, घूमते हुए रहना। चलिए ये हो गया, इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग टिक कर लिए ना, इसको आप उतार लिए, चलिए बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 18वां नंबर दिया गया है सवाल। अरे भाई, सवाल कहता है कि चंगेज खां का जो है प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खां का जो है प्रारंभिक नाम था बच्चों, वह क्या था बताइए, वो था तिमुचिन। याद रखिएगा, चंगेज खां का जो है प्राथमिक नाम, है ना, प्राथमिक नाम जो है यानी कि प्रारंभिक जो नाम था वह कौन था, तिमुचिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा तिमुचिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया 19वां नंबर। सवाल कहता है कि क्या है ओगोदई, है ना, यहाँ पे ओगोदई होगा। देखिए ओगोदई, याद रहिए, ओगोदई जो है किसका पुत्र था, ओगोदई जो है वो चंगेज खां का ही पुत्र था। याद रखिएगा, ओगोदई जो है वो किसका पुत्र था, चंगेज खां का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल नंबर जो है 20वां नंबर दिया गया है। सवाल कहता है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो मंगोलिया गणराज्य जो है कब बना था, 1921 ईस्वी को। कहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में, 1921 ईस्वी में जो है मंगोलिया गणराज्य जो है बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 21वां नंबर देखिए दिया गया कि समांतवाद पर सबसे पहले जो है किस इतिहासकार ने काम किया। देखिए समांतवाद पूछा गया, समांतवाद पर सबसे पहले जो है किस इतिहासकार ने जो है काम किया है। तो इतिहासकार पूछा गया है ना, तो यह समांतवाद से रिलेटेड कौन है भाई, तो मार्क्स लॉक है। याद रखिएगा, मार्क्स लॉक। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है नाश होकर के एकदम आंख बंद करके इसको टिक कर लीजिएगा। मार्क जैसे समांत कहेगा तो याद रखिए, समांत मार्क याद रखिएगा, समांत मार्क है ना, जहां पे मार्क देखिए फटाक से मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर जो है आपका देखिए 22वां कहता है कि समांतों का घर जो है क्या कहलाता था। तो समांतों का घर बच्चों वो जो है मेनर भवन कहलाता था, है ना। समांतों का जो है घर जो है मेनर भवन कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 23वां नंबर देखिए क्या दिया गया सवाल। यहाँ पे 23वां नंबर कह रहा है कि 5 क्या है। ये पिछले बार भी 2025 में ये सवाल पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो 5 क्या है, तो 5 क्या है, तो 5 जो है जागीर को कहा जाता है। याद रखिएगा 5 जो है जागीर को कहा जाता है। जब सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे थे ना, जब आप लोगों को ऑफलाइन में हम पढ़ाए हुए हैं, तो ऑफलाइन में हम बताए थे कि 5 के बारे में पूरा डिफिनेशन हम आपको बताए हैं। इसको जो है जागीर क्यों कहा गया, कैसे इसको जो है बोधित किया गया, कैसे इसको जो है मतलब जो है क्या उसमें भेदभाव देखने को मिले, क्या क्या उसमें देखने को मिला, सारा चीज मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चों 5 जो होता है ना, 5 जो होता है वो क्या होता है, जागीर होता है। या 5 क्या होता है, जागीर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24वां नंबर देखिए बच्चों दिया गया। सवाल कहता है कि सर्फ किसे कहा जाता है। भाई सर्फ जो है ना भूदास को कहा जाता है। सर्फ किसे कहा जाता है, भूदास को कहा जाता है। कहा है भूदास, ऑप्शन नंबर सी में है। भाई ये सब सवाल ना रिपीट हो गया है, याद इतना माइंड में बैठ चुका है ना कि क्वेश्चन को देखने के बाद जो है फटाक से आप आंसर मार दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन जैसे देखिएगा ना फटाक से आप आंसर मार दीजिएगा कि सर्प जो है वो भूदास को कहा जाता है और 5 जो है वो जागीर को कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 25वां नंबर देखिए दिया गया है। कहता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो। देखिए ये सवाल बहुत ही वीवीआई बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है लियोपोल्ड वान राके, और ऑप्शन बी दिया है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी दिया है जैकब वर्कहार्ट, ऑप्शन डी दिया गया है पेट्रार्क। तो बच्चों याद रखिएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो जो है वो जो है लियोपोल्ड, याद रखिएगा लियोपोल्ड वान राके के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया। सवाल क्या है, पडवा विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पडवा विश्वविद्यालय जो है किस देश में, तो भाई याद रखिएगा इटली में। पडवा विश्वविद्यालय कहां पर, इटली में है। तो भाई इटली कहां है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल जो है 27वां नंबर देखिए दिया गया है। सवाल नंबर 27वां कह रहा है कि क्या है, पेट्रार्क है ना, पेट्रार्क किस, अरे भाई पेट्रार्क जो है किस नगर
का अस्थायी निवासी था। भाई ये कई बार एग्जाम में आया है, तो ये होता है फ्लोरेंस। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस कहाँ है देखिए, तो फ्लोरेंस जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पेट्रार्क्स किस नगर का पूछा गया, किस नगर का अस्थायी निवासी था, तो ये हो जाएगा फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक व सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल 28वां नंबर देखिए दिया गया। सवाल कहता है कि तुर्कों ने जो है किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। अब कुस्तुनतुनिया के बारे में पूछा गया है। कुस्तुनतुनिया होता क्या है नहीं है, मैंने पूरे चीज आप लोगों को बताया है। तो सवाल कहता है कि तुर्कों यानी तुर्कों ने जो है किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया। बच्चों याद रखिएगा किस किस जो है ईस्वी में, तो भाई 1453 है ना, 1453 ईस्वी हो जाएगा यहाँ पे। 1453 जो है ईस्वी, 1453 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर जो है आपका 29वां कह रहा है कि कोलंबस ने जो है बहामा द्वीप और जो है क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी जो है कब की। स्पेन की दावेदारी जो है 1492 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1492 ईस्वी। तो देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1492 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्या बच्चों मन लग रहा है ना, तैयारी करना है ना जबरदस्त तरीके से। देखो भाई मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बेहतर तैयारी कीजिए बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। अगर मान के सिर्फ आपको पास होना है ना, तो भाई आप जो है जितना वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है ना उसको सिर्फ आप देख लीजिए एक बार, तो भाई आप पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। 60% जो है आप लोगों का मार्क्स जो है इजी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 90% मार्क्स लाना है, 85% मार्क्स लाना है, 99.9% जो है मार्क्स लाना है, तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको हर बार की तरह जो है अच्छे से तैयारी करनी होगी। रिवीजन बार बार आपको करते रहना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को दिमाग में बैठा के रख लेना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटे, है ना। तो आप इसको अच्छे से तैयार करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 30वां नंबर क्या दिया गया है। सवाल यहाँ पे कहता है कि अरावाकी जो है लुकायो के लोग कहाँ रहते थे, तो यह रहते थे बच्चों कहाँ पे, तो देखिए कैरिबियन द्वीप में, है ना, याद रखिएगा कैरिबियन जो है द्वीप में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31वां नंबर देखिए दिया गया है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था। तो ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम था, तो ब्राजील की संस्कृति का बच्चों क्या नाम था, बच्चों याद रखिएगा क्या है जाएगा, तुपिनावा संस्कृति, है ना, तुपिनावा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे भाई आ चुका है। 31वां नंबर हो चुका है ना, 32वां नंबर देखिए। सवाल जो है 32वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ। तो कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ जल्दी बताइए, 1236, 1380, 1442 या जो है 1450 ईस्वी। तो भाई क्या है, कुतुबनुमा का आविष्कार जो हुआ है वो 1380 ईस्वी में हुआ है। कब, 1380 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही सटीक आंसर दे रहे हैं आप लोग। जो जितना भी है ना एप्लीकेशन में लाइव देख रहे हैं, तो भाई सटीक आंसर है आप लोगों का कि जो है 1380 में जो है कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है 33वां नंबर, कहता है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने जो है पहली बार किया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अर्नोल्ड टाइनबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल 34वां नंबर देखिए दिया गया है। सवाल कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में जो है सर्वप्रथम हुई। औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में जो है सर्वप्रथम हुआ है, तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले बच्चों जर्मनी में हुआ है। याद रखिएगा जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करते जाइएगा। और बच्चों आपने अभी तक ना प्ले स्टोर पर जाकर एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप क्लास 11th वाले बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका क्रैश कोर्स थोड़ा सा डिले होने वाला है। मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का जो है क्रैश कोर्स आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल लिखिए दिया गया है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहां हुई। तो सबसे पहले जो है ना राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है इंग्लैंड में हुआ है। याद रखिए इंग्लैंड में हुआ सर्वप्रथम। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों 36वां नंबर क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किसे जो है धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो सवाल क्या है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो इसका सटीक आंसर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
अन्नाहम डर्बी, याद हो जाएगा अन्नाहम डर्बी। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है किस सदी में हुई है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। तो किस सदी में हुआ था पूछेगा, औद्योगिक क्रांति कहाँ, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बताइए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है जर्मनी में हुआ था जी, जर्मनी में हुआ था। और किस सदी में हुआ था याद रखिएगा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, याद रखिएगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 38वां नंबर कहता है बच्चों की यूरोपियों द्वारा जो है उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण है। तो यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण है बच्चों, तो इसका सही कारण हो जाएगा कि कच्चे माल का जो है उपलब्धता, निर्मित माल को जो है की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार होना, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन इसके लिए बहुत ही सटीक है, क्योंकि यूरोपियों द्वारा जो उपनिवेशों की स्थापना जो है का कारण यही था कि कच्चे माल की उपलब्धता थी, और जो है माल जो है तैयार हो गए थे उसकी खपत जो है बहुत अच्छे से हो रहा था, और ईसाई का है ना, ईसाई धर्म का भी प्रचार बहुत ही तेजी से चल रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। ये तीनों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। 39वां नंबर सवाल कहता है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले। तो देखिए कैलिफोर्निया में सोने का जो चिन्ह मिला है वो 1701 ईस्वी में मिला है। कब, तो 1701 ईस्वी। तो 1701 ईस्वी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए आपका 40वां नंबर कह रहा है। 40वां नंबर सवाल कहता है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी या अभागी जो है नस्ल कहा है। तो जल्दी जल्दी आप इसको जो है आंसर दीजिएगा कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति के ने जो है मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितना आंसर को जो है पहले से आप लोगों को मालूम है, ऑलरेडी आप लोग जो है कितना सवाल का आंसर जो है दिमाग में रखे थे, याद करके रखे थे। आप नीचे कमेंट में फटाफट से आंसर भी बताते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है ना, सवाल देखिए 41वां नंबर सवाल कहता है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में जो है स्थापित हुए। तो याद रखिएगा मैरीलैंड, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, मैरीलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां नंबर कह रहा है कि जापान में जो है किसका शासन था। तो जापान में किसका शासन था बच्चों, आपको मालूम ही होगा ना जापान में किसका शासन। तो यहाँ पे क्या है शोगुन है, फिर क्या है टैशियो है, फिर उसके बाद है सुकोकू है, फिर उसके बाद क्या है ओकिनावा है। तो यहाँ पे जापान में किसका शासन, तो जापान में ना बच्चों ये था शिकोकू का, है ना, शिकोकू का था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 43वां नंबर देखिए, दिया गया बच्चों की मेजी पुनरावस्था। अरे भाई ये जो है ना कई बार रिपीट हो रहा है, ये सवाल आपका इस बार मॉडल पेपर में भी देगा, देख लीजिएगा। सवाल कहता है कि मेजी जो है पुनर्स्थापना कब हुआ। तो भाई याद रखें 1868 से 1868 ईस्वी तक, है ना, याद रखिएगा 67 तो याद रखें 1867 के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है 44वां नंबर देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ। तो मंचू राजवंश जो है चीन में कब स्थापित हुआ है, याद रखिएगा 16 ईस्वी में। कहां है 16 ईस्वी, अरे यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 45वां नंबर कह रहा है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया। तो जापान में पहली बार जो है महिलाओं ने 1946 ईस्वी में। देखिए भारत देश कब आजाद हुआ, तो 1947 ईस्वी में। उससे ठीक एक साल पहले जो है भारत देश आजाद होने से ठीक एक साल पहले जो है जापान में जो है पहली बार महिलाओं ने जो है अपना मतदान दिया था। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, 1946 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए 46वां नंबर कहता है कि यूआर नगर कहां था। यूआर नगर जो है कहां था मेरे भाई, तो यूआर नगर कहां था, याद रखिएगा बेबीलोन में। यूआर नगर कहां था, बेबीलोन में था। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 47वां नंबर कह रहा है कि मेसोपोटामिया कहाँ था। तो मेसोपोटामिया कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइएगा। मेसोपोटामिया कहाँ है भाई, तो मेसोपोटामिया के बारे में मैंने कई बार बताया है। ऑप्शन आप एक बार नजर देखें तो यहाँ दिया है अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में और यूरोप में। तो मेसोपोटामिया कहाँ है, तो वो इराक में है ना जी, तो इराक में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। मेसोपोटामिया जो है वो इराक में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 48वां नंबर दिया गया कि मक्का कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइएगा मक्का कहाँ है। मक्का जो है ना बच्चों वो अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ है, अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा बच्चों, एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को रिपीट कर लेना है, एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना है ना, ताकि आपकी एग्जाम में एक भी सवाल जो है आप लोगों से ना छूटे। एकदम बेहतर तैयारी के साथ अच्छे से आप लोग जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, हो सके इसको रट लीजिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि मंगोलिया, मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया जो है यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, मंगोलिया यूरोप में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। और चलिए बच्चों अब जो है इस वीडियोस की जो है लास्ट क्वेश्चन को और बढ़े। तो ये अंतिम सवाल यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या है, लंकाशायर, लंकाशायर कहाँ स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक बच्चों एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए और आप सर्च कीजिएगा एबीसी कोचिंग, है ना। तो आपको सामने जो एप्लीकेशन आ जाएगा, आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने बैच में ज्वाइन कर लीजिए। अगर बच्चों वहां पे ये जो भी फीस रखी गई है, अगर आप जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए हम कहते हैं कि आपके 75% हम लोग ऑफ कर सकते हैं। उतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि अब सही जो है लास्ट समय हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पा रहे कि भाई उतना है, तो आपको कम से कम 50 से 70% तक हम लोग ऑफ कर सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है क्लास 11th में ज्वाइन होने के लिए बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आपको 50% से लेकर के 70% तक आप लोगों का ऑफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है अब जो मैंने नंबर दिया है 9709987920, आप इस पर जो है व्हाट्सएप करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें जुड़ना है, हमें जो है ऑफ चाहिए, तो मतलब कुछ छूट चाहिए, तो हम जो है इतना छूट दे सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे क्या है, लंकाशायर कहाँ स्थित है, लंकाशायर कहाँ पर है बताइएगा। श्रीलंका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जापान में। तो भाई यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, लंकाशायर अभी श्रीलंका में होगा भाई, ना ना ना, ये लंकाशायर जो है कहाँ है, इंग्लैंड में है। याद रखिएगा लंकाशायर कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा रहा, नीचे आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो बेहतर रही है ना। तो आप नीचे कमेंट करके अपना अपना राय जो है प्यारा प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एग्जाम से पहले आप लोग जो है बेहतर जो है एकदम रिवीजन कर लीजिए, ताकि बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का हो सके, अच्छा नंबर आप लोगों का आ सके। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।